पहले चरण के चुनाव पर बीजेपी की बैठक जेपी नड्डा के घर बीती रात बड़ी बैठक हुई है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। पहले चरण के मतदान पर चर्चा हुई है। पहले चरण के चुनाव पर समीक्षा बैठक की गई। अगले चरण की तैयारियों पर भी चर्चा हुई है। देर रात 3 बजे तक ये बैठक चली है। पन्ना प्रमुख को और सक्रिय करने पर मंथन हुआ है। बूथ कार्यकर्ताओं को लेकर भी चर्चा हुई है। तो ये आपको बता दें कि अगले चरण की तैयारियों पर तो चर्चा हुई है, लेकिन साथ ही साथ जो फर्स्ट फेज का चुनाव बीता, जो वोटिंग हुई है, इसको लेकर भी समीक्षा बैठक की गई है। और इस पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय जुड़े हैं। आमोद, क्या जानकारी, कोई खबर ये आ रही कि फर्स्ट फेज जब जो इलेक्शन हुआ उसके साथ साथ आगे के फेजेस में क्या करना है और कैसे जोर शोर के साथ पन्ना प्रमुख और बूथ कार्यकर्ताओं को लगाना है, इस पर चर्चा की गई है? है और इसका जो सिस्टम है नीचे पन्ना प्रमुख से शुरू होता है और ऊपर तक जाता है। पन्ना प्रमुख के जिम्मे 60 वोट होते हैं हर एक पन्ना प्रमुख के पास, और उन पन्ना प्रमुखों की जिम्मेवारी होती है इन 60 लोगों को लगातार फॉलो करना और उनको वोट बैंक बूथ तक ले जाना। लेकिन भीषण गर्मी के चलते इस बार जो वोटिंग हुआ है तो उसमें क्या पन्ना प्रमुख सक्रियता से अपना काम कर पाए हैं नहीं कर पाए हैं, इन बातों की चर्चा हुई, उस पर डिस्कशन हुआ। उसके अलावा ये देखा गया कि और चर्चा की गई कि क्या पहले कुछ ढिलाई रही है क्या अपने पन्ना प्रमुख या जो बूथ अध्यक्ष है उनकी, अगर रही है तो आगे उसको कैसे पूरा करना है उसको उस पर चर्चा की गई और आगे उसमें किस तरह की दिक्कत ना हो उसको ध्यान में रखकर काम किया जाए, इस पर चर्चा हुई। और ये तय हुआ है कि बीजेपी अब चूंकि अगले फेज में ज्यादा से ज्यादा और कैसे वोटिंग हो सके, क्योंकि लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र के लिए अत्यधिक वोटिंग होना जरूरी है, इसलिए बीजेपी और अधिक मेहनत करेगी, इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। शुक्रिया आपका आमोद इस पूरी जानकारी के लिए। उधर मौसम में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, चुनाव प्रचार भी बेहद गर्म होता जा रहा है। आज पीएम मोदी छत्तीसगढ़ और राजस्थान का दौरा करेंगे। पीएम मोदी आज से 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर जा रहे हैं। आज ही पीएम मोदी राजस्थान के दौरे पर भी जाएंगे। आज सुबह 10:45 पर पीएम मोदी राजस्थान के सवाई माधोपुर में चुनावी जनसभा करेंगे। राजस्थान के टोंक ओनियारा में भी पीएम की जनसभा का कार्यक्रम है, जहां टोंक ओनियारा में पीएम मोदी बीजेपी उम्मीदवार सुखविंदर सिंह जौनपुरिया के समर्थन में जनसभा करेंगे। दोपहर 2:45 पर पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के जांजगीर में जनसभा करेंगे। शाम 5 बजे छत्तीसगढ़ के महासमुंद में पीएम की जनसभा होनी है। इसके बाद 24 अप्रैल को भी छत्तीसगढ़ और एमपी में पीएम मोदी के चुनावी कार्यक्रम है। 24 अप्रैल को सुबह 10:45 पर छत्तीसगढ़ के सरगुजा में प्रधानमंत्री की जनसभा है। कल दोपहर 2:45 पर मध्य प्रदेश के सागर में जनसभा करेंगे। उसके बाद कल शाम 5:15 बजे मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाके में बैतूल में पीएम की रैली है। 24 अप्रैल को ही शाम 7:15 बजे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पीएम मोदी एक बड़ा रोड शो भी करेंगे। पीएम के इन दौरों को लेकर बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। पीएम मोदी के अगले 2 दिनों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के ये चुनावी दौरे बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को हिंदी बेल्ट के इन 3 राज्यों में इस बार भी लोकसभा चुनाव में काफी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। दिसंबर में ही इन तीनों राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ भगवा लहराया था। वहीं पिछले लोकसभा चुनाव में भी इन तीनों राज्यों में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया था। ऐसे में पीएम मोदी के 2 दिनों के इस दौरे पर सभी की नजर है। अलीगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की नीतियों की निंदा की। पीएम के बयान पर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े किए। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी के इस बयान के बाद सियासत गर्म हो गई है। पीएम के इस बयान पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि पीएम का भाषण हुआ, वो कोई नई बात नहीं बोले। मोदी जी ने कहा मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं, अब हम उनके भाषण का पोस्टमार्टम करते हैं। फर्टिलिटी रेट 2.36 है, कम हुआ है। मुसलमान कम बच्चे पैदा कर रहे हैं।
कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी पीएम के बयान पर चुनाव आयोग से शिकायत की है। कहा है कि वो एक्शन ले। चुनाव आयोग से कांग्रेस ने अब तक 17 शिकायतें दर्ज कराई हैं। और वहीं आज गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के अकोला में एक जनसभा करेंगे। इससे पहले अमित शाह छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पर जमकर बरसे। कांग्रेस पार्टी पूरी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई जिसमें चिदम्बरम ने कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो सीएए कानून को वापस लेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के बयान पर स्टेटमेंट जारी करके कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति में अंधी हो चुकी कांग्रेस पहले चरण में अपना सुपड़ा साफ होते देखकर बौखला गई है। बयान जारी करके गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, वोट बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस प्रताड़ित हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख और पारसी समुदाय के लोगों का अहित करने पर आमादा है। पीएम मोदी की गारंटी है कि धार्मिक प्रताड़ना झेलकर भारत आए हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख और पारसी समुदाय के हर व्यक्ति को सीएए से नागरिकता मिलेगी। इसको कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस को हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख और पारसी भाइयों को नागरिकता मिलने से समस्या है। अमित शाह ने ये स्टेटमेंट कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के उस बयान के बाद जारी किया जिसे उन्होंने केरल के तिरुवनंतपुरम में रविवार को दिया था। चिदम्बरम ने कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो सीएए कानून को वापस लेगी। We have a long list of laws. Repeal 5 laws. 1, the Citizenship Amendment Act 2019. It is top of the list. 2, the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020. The Bharatiya Nyaya Second Sanhita, that is the equivalent to IPC. The Bharat Nagrik Suraksha Sanhita, that is the CRPC, and the Bharatiya Saksha Second Act, that is the Evidence Act. These 5 will be totally repealed. अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद आज मायावती और अखिलेश यादव भी चुनावी प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए, पीएम मोदी ने अलीगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी सतीश गौतम और हाथरस से अनूप वाल्मीकि के समर्थन में रैली की। नुमाइश ग्राउंड में उन्होंने हर वर्ग को साधने की कोशिश की। इधर बीएसपी प्रमुख और समाजवादी पार्टी प्रमुख दोनों आज अलीगढ़ में आमने सामने होंगे। 2 बार से लगातार बीजेपी की सीट पर इस बार विरोधियों ने अपना दावा ठोका है। अगर मुझे एक जो मेरा समुदाय है, अगर उसने मेरा पूरा साथ दे दिया तो मैं आज आपसे कह रहा हूँ कि मैं लगभग 3 लाख वोटों से जीत के आऊंगा। बसपा के उप कैंडिडेट है वो भी बंटी उपाध्याय, भाजपा के भी सतीश गौतम जी, आधे में 2 हैं, आधे में अकेला हूँ। अलीगढ़ में 26 अप्रैल को मतदान है। ऐसे में धुआंधार प्रचार के लिए बड़ी रैलियां भी अंतिम चरण में है। बीजेपी प्रत्याशी सतीश गौतम ने जातिगत समीकरणों को दरकिनार करते हुए कहा कि ये एक तरफा चुनाव है। गरीब, किसान, युवा और महिला, 4 जाति, कोई जाति नहीं। अलीगढ़ में कोई कास्ट नहीं है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों की नई लिस्ट को जारी किया है। बिहार से 5 और पंजाब से 2 लोकसभा उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए। कांग्रेस ने मुजफ्फरपुर से हाल ही में बीजेपी छोड़कर आए अजय निषाद को अपना प्रत्याशी बनाया है। अजय निषाद ने 2014 और 2019 में मुजफ्फरपुर से लोकसभा का चुनाव जीता था। अजय निषाद पूर्व मंत्री जय नारायण प्रसाद निषाद के बेटे हैं। वहीं बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह को महाराजगंज सीट से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी की तरफ से जारी की गई इस लिस्ट में कुल 7 प्रत्याशियों के नाम है, जिनमें 5 बिहार से हैं, जबकि 2 पंजाब से हैं। लिस्ट में 7 उम्मीदवारों में से 2 महिलाओं को भी मौका दिया गया है।
और बड़ी खबर है, बिहार में पूर्णिया में तेजस्वी यादव का दिया एक बयान खूब वायरल हो रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा, इंडिया गठबंधन को नहीं चुनो तो एनडीए को चुनो, बीमा भारती को नहीं चुनते हो तो एनडीए को चुन लो। तेजस्वी यादव ने कहा है। पूर्णिया से निर्दलीय पप्पू यादव भी मैदान में है। आरजेडी के उम्मीदवार बीमा भारती के प्रचार सभा में बोले तेजस्वी। या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सत्तू पिलाने वाले तेजस्वी यादव के बयान पर सियासत तेज हो गई है। चिराग पासवान ने आरजेडी पर पलटवार किया है। अमित शाह जी आए बिहार तो सत्तू पिए। सत्तू पीने से शरीर ठंडा और दिमाग शांत रहता है और बिहार के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त। आरजेडी नेता तेजस्वी के इस बयान पर चिराग पासवान ने कड़ी आपत्ति जताई है। कार्यकर्ताओं को गिराना चाहिए जो गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उन लोगों को ठंडा अपना दिमाग रखने की जरूरत है। बहन, बेटी, माँ के बारे में अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो पहले तो उन लोगों को गर्मी में सत्तू पिलाकर दिमाग करता है। चिराग पासवान चुनावी अभियान के बीच हाजीपुर में एक शादी समारोह में पहुंचे थे। इस दौरान पत्रकारों ने तेजस्वी के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी। अगर वो ऐसी गिनती शब्दों की मर्यादा के ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे तो उनकी कहीं ना कहीं ये मौन सहमति दर्ज की जाएगी जो भविष्य के लिए, युवाओं के लिए खतरनाक है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने करीब 24,000 शिक्षकों की भर्ती को रद्द करने का आदेश दिया और साथ ही एसएससी को नया पैनल बनाने का आदेश भी दिया गया। पश्चिम बंगाल में करीब 8 साल पहले 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूलों के लिए जिन टीचरों को ममता सरकार ने नियुक्ति पत्र दिया, अब वो बेरोजगार हो गए हैं। साल 2014 में पश्चिम बंगाल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने टीचर्स भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया और भर्ती प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी। उस समय पार्थ चटर्जी बंगाल के शिक्षा मंत्री थे। उनके कार्यकाल की नियुक्ति में गड़बड़ी के आरोप लगे, जिसे हाईकोर्ट ने सही माना। 2016 का जो सिलेक्शन प्रोसेस हुआ है उसको पूरा कैंसिल कर दिया है और डायरेक्शन दिया है कि फ्रेश प्रोसेस होगा। ये आदेश ऐसे वक्त में आया है जब दूसरे चरण की वोटिंग में बस 4 दिन बचे हैं। इस फैसले का सियासी असर ममता बनर्जी भी जानती हैं, इसलिए उन्होंने फौरन मोर्चा संभाला। ममता ने कहा, जिनकी नौकरी चली गई हम उनके साथ खड़े हैं। 2016 की नियुक्तियां रद्द करना गैर कानूनी है और हम इसे चुनौती देंगे। बीजेपी नेता न्यायपालिका को प्रभावित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसके लिए भले ही बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन लोकसभा चुनावों के बीच हाईकोर्ट के इस फैसले से टीएमसी बैकफुट पर दिख रही है। करना क्या है, हाईकोर्ट का राय मानने पड़ता है। हम ये राय से सहमत नहीं है और मेरा लगता है कि राज्य सरकार इसके खिलाफ हायर कोर्ट में जाएंगे। ममता सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का मन बना चुकी है, लेकिन बंगाल सरकार को अदालत से मिले झटके से राज्य में विपक्ष के लिए एक नया मुद्दा मिल गया है। जम्मू कश्मीर में फिर से टारगेट किलिंग का मामला सामने आया है। राजौरी में सरकारी कर्मचारी की हत्या हुई। आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। टारगेट किलिंग की 5 दिनों में दूसरी वारदात है। जम्मू कश्मीर में 1 महीने के भीतर टारगेट किलिंग की ये तीसरी घटना है। इससे पहले 2 गैर कश्मीरियों की हत्या की गई थी। इस बार आतंकियों ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम करने वाले मोहम्मद रासिक पर फायरिंग की। इस हमले में वो बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके को सील कर दिया है। सुरक्षा बलों की ज्वाइंट टीम ने हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर आज दिल्ली में कई इलाकों में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद ने शोभा यात्रा निकालने का कार्यक्रम बनाया है। इसको लेकर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की।
हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर आज विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली के जिन इलाकों में शोभा यात्रा निकालने का कार्यक्रम बनाया है, उनमें जहांगीरपुरी, नंदनगरी, मंगोलपुरी और ग्रेटर कैलाश के इलाके शामिल हैं। विश्व हिंदू परिषद ने सुबह ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 के आर ब्लॉक पार्क में सुंदरकांड का पाठ रखा है। दोपहर 12 बजे नंदनगरी में शोभा यात्रा का कार्यक्रम है। वहीं दोपहर करीब 2 बजे जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जबकि शाम 4 बजे साकेत में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद ने मंगोलपुरी में भी शोभा यात्रा निकालने की तैयारी की है। उधर आम आदमी पार्टी ने भी ग्रेटर कैलाश में शोभा यात्रा निकालने की तैयारी की है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश में शोभा यात्रा की अगुवाई करेंगे। पार्टी का कहना है कि शोभा यात्रा के दौरान तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की जाएगी और उनके जेल से जल्द बाहर आने की प्रार्थना की जाएगी। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर से परामर्श वाली याचिका को खारिज कर दिया। दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निजी डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परामर्श लेने और शुगर लेवल बढ़ने पर इंसुलिन देने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुनाते हुए उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने डॉक्टर से परामर्श लेने की याचिका खारिज कर दी। हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल को जेल में स्पेशल कंसल्टेशन की जरूरत होती है तो तिहाड़ जेल अधिकारी एम्स के निदेशक द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से परामर्श करेंगे। मेडिकल बोर्ड अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दिए जाने के बारे में निर्णय लेगा। कोर्ट ने ये कहा कि जहां तक इंसुलिन देने का सवाल है, उस पर निर्णय जो है वो एक मेडिकल बोर्ड जो है वो लेगी। मेडिकल बोर्ड का गठन होगा। जेल अथॉरिटीज को डायरेक्शन दी गई है कि आप जो है मेडिकल बोर्ड गठित कीजिए विद द कंसल्टेशन ऑफ एम्स, और उस मेडिकल बोर्ड में एक सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट जो कि विशेषज्ञ होगा वो उसमें होगा। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल बोर्ड अरविंद केजरीवाल के लिए डाइट का प्लान भी निर्धारित करेगा। इस दौरान अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में घर का खाना मिलता रहेगा और हर 15 दिनों में अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी से कोर्ट को अवगत कराया जाएगा। दरअसल केजरीवाल के वकील की ओर से याचिका दाखिल कर दावा किया गया था कि केजरीवाल का तिहाड़ जेल में शुगर लेवल तेजी से बढ़ रहा है और उन्हें इंसुलिन की जरूरत है। दिल्ली शराब नीति मामला में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को लेकर के न्यायिक हिरासत को लेकर के आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि आज खत्म हो रही है। सीएम केजरीवाल को आज राउज एवेन्यू कोर्ट पेश किया जाएगा। ईडी ने केजरीवाल पर आबकारी नीति को बनाने और क्रियान्वयन से लेकर दिल्ली शराब घोटाले की पूरी साजिश में लिप्त रहने का आरोप लगाया है। वहीं दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार बीआरडी नेता के कविता की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद आज उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में के कविता की ओर से दायर जमानत याचिका पर कोर्ट आज 2 बजे सुनवाई करेगा। और देखिए, तिहाड़ में बंद अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सोर्सेज के हवाले से खबर ये सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दी गई है। ये खबर है, लगातार शुगर लेवल हाई हो रहा था अरविंद केजरीवाल का और इसको लेकर जमकर सियासी बयानबाजी भी हो रही थी। अब खबर ये आ रही है आप सोर्सेज के हवाले से कि पहली बार गिरफ्तारी के बाद पहली बार अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में इंसुलिन दी गई है। जितेंद्र, क्या जानकारी आ रही है? बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए जो अरविंद केजरीवाल से जुड़े सूत्र हैं उनके मुताबिक अरविंद केजरीवाल को पहली बार इंसुलिन दी गई है और ये इंसुलिन जो है 21 मार्च को जब आबकारी मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था, 31 मार्च तक वो ईडी की हिरासत में रहे थे। उसके बाद 1 अप्रैल को उन्हें तिहाड़ जेल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इस दौरान पहली बार ऐसा है जब उनको इंसुलिन दी गई है। दावा किया जा रहा है कि 300 से ऊपर जो है उनका शुगर लेवल है वो हो चुका था और इस बीच मामला कोर्ट तक भी पहुंचा था। कोर्ट ने उसमें मेडिकल बोर्ड बनाया था और कहा था कि मेडिकल बोर्ड तय करेगा। लेकिन खबर ये आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दी गई है क्योंकि उनका शुगर लेवल लगातार बढ़ रहा था, जो कि 300 को भी पार कर गया था। शुक्रिया आपका जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। कर्नाटक के कोलार की जनसभा में कांग्रेस नेता के आर रमेश कुमार ने
विवादास्पद बयान दे दिया। उनके बयान पर बीजेपी ने नाराजगी जताई है। देशद प्रधानमंत्री आदरणीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष के.आर. रमेश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। कांग्रेस निश्चित तौर पर कर्नाटक में जीतेगी। मोदी साहब, ईश्वर पर विश्वास रखते हुए हम 4 जून का इंतजार कर रहे हैं ताकि इस देश को शनि से छुटकारा मिल जाए जिसका उस पर प्रकोप है। आप शनि हैं जिसका प्रकोप इस देश पर है। आप उस सीट पर बैठ गए हैं जिस पर कभी इंदिरा गांधी बैठती थी। रमेश कुमार के बयान पर कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कुमार पर पलटवार किया है। करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बना चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपने जिस शनि शब्द का इस्तेमाल किया है वो केवल वही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो शनि संतानता पार्टी, शनि के वंशज की पार्टी की छाया में खड़े हैं, जिसमें कोई शालीनता और संस्कृति नहीं है। रमेश कुमार पर अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में विधानसभा अध्यक्ष पद की गरिमा कम करने का आरोप लगाते हुए विजेंद्र ने ये भी कहा कि एक बार आपने कहा था कि कांग्रेस में भ्रष्टाचारियों ने अपनी 4 पीढ़ियों के लिए बैठकर खाने जितनी संपत्ति बना ली है। आपकी बातों की परवाह किसे है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए अयोध्या में तपस्वी छावनी के महंत परमहंस ने प्रार्थना की तो दूसरी तरफ राम जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष के पैरोकार रहे इकबाल अंसारी ने दुआ मांगी। पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए राम जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष की तरफ से पक्षकार रहे इकबाल अंसारी और तपस्वी छावनी के महंत परमहंस ने एक साथ बैठकर प्रार्थना की और दुआएं मांगी। परमहंस महाराज अयोध्या में इकबाल अंसारी के घर उनसे मिलने पहुंचे थे। दोनों ने साथ बैठकर पीएम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की कामना की। मुस्लिम समाज के अगुवा इकबाल अंसारी और मैं, हम लोगों ने मिलकर के कई बार हम लोगों ने लोगों को जागरूक भी किया है और धार्मिक अनुष्ठान भी हम लोगों ने किया है। आज हम दोनों लोगों ने जो है रामलला से मन्नत मांगी है, प्रार्थना किया है, चूंकि अयोध्या के राजा राम जी हैं और राम जी से की हुई प्रार्थना सफल होती है तो मोदी जी तीसरी बार पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बने, इसको लेकर के हम दोनों लोगों ने प्रार्थना किया है। जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे हम लोग गाजे बाजे के साथ, हमारे साथ इकबाल अंसारी भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा और राम जी का जो है दर्शन करूंगा। पीएम मोदी द्वारा मंच से अपनी तारीफ किए जाने के बाद इकबाल अंसारी भी काफी गदगद हैं। ऐसे में उन्होंने पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए दुआएं की। हम लोग दोनों परमहंस जी जो है ये महान जो है छोटी छावनी के महंत हैं, जगत गुरु परमहंसाचार्य हैं। हम लोग चाहते हैं कि जिस दिन प्रधानमंत्री जी तीसरी बार जो है कुर्सी पे बैठेंगे तो ये जरूर बैठेंगे, क्योंकि जो है परमहंस जी के साथ जो है हनुमान जी का साया है, भगवान राम का साया, अयोध्या भगवान राम की नगरी है। तो ये दुआएं मांग रहे हैं तो ये दुआ कबूल होगी। हम दोनों लोग एक साथ में जाएंगे दर्शन करने के लिए, भगवान राम का दर्शन हम लोग करेंगे। सूरत में कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन खारिज होने के बाद राहुल गांधी ने कहा है कि जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीनना संविधान खत्म करने की तरफ बढ़ाया गया एक और कदम है। सूरत से कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा खारिज होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने है। जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया एक और कदम है। राहुल ने लिखा, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, ये सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पार्टी ने चुनाव आयोग से सूरत चुनाव स्थगित करने की मांग की है। और चलिए अब वक्त हो गया है लोकल टू ग्लोबल का। आज राजस्थान और छत्तीसगढ़ के दौरे पर पीएम मोदी राजस्थान के टोंक और छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में करेंगे रैली। गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के अकोला में करेंगे चुनावी जनसभा। बीजेपी उम्मीदवार अनूप धोत्रे के लिए मांगेंगे वोट। लोकसभा चुनाव पर जेपी नड्डा की महामंत्रियों के साथ बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, बीएल संतोष, चंद्रचूड़, विनोद तावड़े रहे मौजूद। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम का निशाना, कहा कांग्रेस की नजर देशवासियों की संपत्ति पर है, मेहनत की कमाई पर मारना चाहती है पंजा। पीएम ने कहा कांग्रेस जनता के संपत्ति के बंटवारे की कर रही है बात, अगर आपके पास 2 घर होंगे तो एक छीन लेगी कांग्रेस। पीएम ने कांग्रेस पर पलटवार किया, बोले मां बहनों के सोने पर है कांग्रेस की नजर, अब माताओं और बहनों का मंगलसूत्र नहीं रहेगा सलामत। पीएम ने राहुल और अखिलेश पर निशाना साधा, कहा कि जनता ने दोनों शहजादों के परिवारवाद की फैक्ट्री पर लगाया ताला, जिसकी चाबी नहीं मिली आज तक। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पीएम मोदी की शिकायत की है, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर दिए बयान की दर्ज कराई है शिकायत।
कांग्रेस ने कहा, हमारे घोषणा पत्र पर झूठ फैला रहे पीएम मोदी, पीएम के बयान पर सख्त एक्शन ले चुनाव आयोग। पी चिदम्बरम के सीएए को रद्द करने के बयान पर अमित शाह का जवाब, बोले तुष्टीकरण की राजनीति में फंसी कांग्रेस सुपड़ा साफ होते देख बौखला गई। अमित शाह ने कहा, धार्मिक प्रताड़ना झेल रहे लोगों को मिलेगी भारत की नागरिकता, इससे कोई नहीं रोक सकता। पीएम के बयान पर अखिलेश यादव ने कसा तंज, बोले पीएम का बयान बेहद आपत्तिजनक, बीजेपी सरकार जाने का पहला रुझान। अखिलेश ने कहा कि आपत्तिजनक बयान की कोई माफी नहीं, इतिहास बीजेपी को कभी भी माफ नहीं करेगा। पीएम के मंगलसूत्र वाले बयान पर सुखबीर सिंह बादल का पलटवार, बोले नफरत फैलाने वाले बयानों से बचना चाहिए। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि देश सबका है, चाहे वो किसी धर्म का हो, सभी को समानता का करना चाहिए सम्मान। केरल के सीएम ने बीजेपी पर धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को नष्ट करने का आरोप लगाया, कहा नागरिकता का आधार धर्म से तय नहीं किया जा सकता। विजयन ने कहा कि कोई भी देश शरणार्थियों को धर्म के आधार पर नहीं बांटता, भारत नागरिकता देने के लिए धर्म को ही आधार बना रहा है। एआईएमआईएम ने पीएम मोदी के बयान पर कार्रवाई की मांग की है, कहा कि भारत में हिंदुओं के बराबर ही मुसलमानों का अधिकार है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का विजय आगाज, सूरत से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध जीते हैं। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल ने मुकेश दलाल को जीत पर बधाई दी, कहा कि सूरत ने पीएम मोदी को पहला कमल दे दिया। कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने और निर्दलीय उम्मीदवारों के वापस लेने से नाम मुकेश दलाल विजय घोषित किए गए। कांग्रेस ने मुकेश कुमार की जीत पर सवाल उठाया, कहा कि हार के डर से बीजेपी ने मुकेश कुंभानी के नामांकन को रद्द कराने की साजिश को रचा। सूरत से कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन रद्द होने पर बोले राहुल गांधी, कहा यह संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया गया एक और कदम। बीजेपी ने चुनाव आयोग से राहुल गांधी की शिकायत की, कहा देश को जाति और प्रांत के नाम पर बांटने की साजिश रच रहे हैं राहुल गांधी। बीजेपी का राहुल पर निशाना, बोली राहुल गांधी की सोच वामपंथी, कांग्रेस और इंडी वोट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर तंज कसा है, बोली उन्हें हिंदी पढ़ना नहीं आता, मातृभूमि और मातृभाषा से राहुल को है बैन। उमर अब्दुल्ला ने कहा, धर्मों के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है, 80% हिंदुओं को 14% मुसलमानों से कैसे खतरा हो सकता है। केरल के पल्लकड़ में सचिन पायलट ने किया रोड शो, बोले बीजेपी ने देशवासियों से किया वादा, नहीं किया पूरा। 25 अप्रैल को वाराणसी में पीएम मोदी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे अमित शाह। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में कम वोटिंग पर चुनाव आयोग ने जताई चिंता। राजस्थान में चुनाव प्रचार करेंगी कंगना रनौत, जोधपुर, बाड़मेर और पाली में करेंगी रोड शो। बिहार में बीजेपी ने कांग्रेस और आरजेडी के खिलाफ जारी किया आरोप पत्र, का कांग्रेस आरजेडी ने घोटालों की सीरीज बनाई। कांग्रेस ने 7 और उम्मीदवारों का किया ऐलान, बीजेपी से कांग्रेस में आए सांसद अजय निषाद को मुजफ्फरपुर से उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस ने समस्तीपुर से नीतीश सरकार में मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सनी को बनाया उम्मीदवार। महाराजगंज से बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे आकाश और पश्चिम चंपारण से मदन मोहन तिवारी होंगे कांग्रेस उम्मीदवार। फरीदकोट से सांसद मोहम्मद सदीक का टिकट कटा, कांग्रेस ने सदीक की जगह अमरजीत कौर को दिया टिकट। अकाली दल ने 5 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की जारी, भटिंडा से हरसिमरत कौर, चंडीगढ़ से हरदेव सैनी को टिकट मिला है। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में 2 मई को सुनवाई होगी। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने टीवी9 भारतवर्ष से की बात, कहा हमारे खिलाफ दर्ज एफआईआर असदुद्दीन ओवैसी की साजिश। दिल्ली की कोंडली में आम आदमी पार्टी ने जेल का जवाब, वोट से संकल्प सभा का किया आयोजन। तेजस्वी के बयान पर चिराग पासवान का पलटवार, बोले आरजेडी नेता अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, गर्मी में सत्तू पीकर दिमाग रखें ठंडा। बीजेपी ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री ईश्वरप्पा को 6 साल के लिए किया निष्कासित। राष्ट्रपति भवन में 132 हस्तियों को राष्ट्रपति ने पद्म पुरस्कार से किया सम्मान। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू समेत 5 शख्सियतों को पद्म विभूषण, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, उषा उत्थुप को मिला पद्म भूषण सम्मान। पद्म पुरस्कार पाने वाली हस्तियों के सम्मान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया रात्रि भोज का आयोजन। लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा में अकाली दल और इनेलो का हुआ गठबंधन। अरुणाचल के 8 मतदान केंद्रों पर दोबारा होगा मतदान, कल दोबारा डाले जाएंगे वोट। शिवसेना नेता गोविंदा ने शिंदे सरकार के काम की तारीफ की। गोविंदा ने कहा कि जो अच्छे हैं लोग उनके साथ खड़े हैं, देश फिर देगा एनडीए को आशीर्वाद। कांग्रेस के आरोप पर लोकसभा स्पीकर का पलटवार, बोले संविधान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये मोदी की गारंटी है। इजरायली सेना के जाने के बाद खान यूनिस के अस्पताल में मिली सामूहिक कब्रें, 283 शव किए गए बरामद। ईरानी सांसद का बड़ा बयान, कहा कि खामनेई कहें तो 1 हफ्ते में परमाणु बम का कर देंगे परीक्षण, आधुनिक तकनीक हमारे पास है। इजरायल ईरान में न्यूक्लियर वॉर की आशंका, इजरायल को पश्चिम का समर्थन, जबकि ईरान को घातक बॉम्बर दे रहा है रूस।
पश्चिम ने एक बार फिर से ईरान के परमाणु बम बनाने की जताई आशंका। ईरान के पास यूरेनियम का भंडार हफ्ते भर में बना सकता है परमाणु बम। इजरायल पर कभी भी हो सकता है चौतरफा अटैक। हमले ने सीरिया, इराक, लेबनान और यमन में सभी प्रॉक्सी समूह को एक्टिव कर दिया है। रईसी के पाकिस्तान दौरे का आज दूसरा दिन है। पाइपलाइन डील को लेकर आज बातचीत संभव है। कारोबार 10 अरब डॉलर तक पहुंचने पर सहमति। मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी वॉर की आहट। इराक की ओर से दागे गए 5 ड्रोन से अमेरिकी बेस को भारी नुकसान की खबर। वर्जीनिया में भीषण आग से जूझ रहे दमकल कर्मी। गैस लाइन के टूटने के बाद डेटा सेंटर गोदाम में लग गई थी आग। ज़ायोनी सेना के मुख्यालय पर हिजबुल्लाह का विध्वंसक प्रहार। लेबनान से हिजबुल्लाह ने दागे दर्जनों रॉकेट। सेंटर गाजा में अल वाहदा स्ट्रीट पर जबरदस्त हमला हुआ। अल सहाबा टावर पर भीषण बमबारी का वीडियो सामने आया। इजरायल के सफत में लेबनान के विध्वंसक हमले जारी। हिजबुल्लाह ने दागी कई और घातक मिसाइलें। रूस ने ईरान के शाहिद ड्रोन को मॉडिफाई करके बनाया और घातक वॉरहेड पेलोड ले जाने की क्षमता को 50 से 90 किलो किया गया। ईरान को अपग्रेड करके शाहिद 136 ड्रोन देगा रूस। अटैक में होगा 2 गुना नुकसान। मिडिल ईस्ट में हो सकता है इसका इस्तेमाल। गलती मानकर इजरायली सेना के खुफिया प्रमुख ने इस्तीफा दिया। कहा, मेरी गलती से हुआ हमास का हमला। दुनिया में सेनाओं और हथियारों पर खर्च अपने सर्वोच्च स्तर पर हो गया है। 2023 में कायम हुआ नया रिकॉर्ड। अभी तक कभी नहीं हुआ इतना खर्च। हथियार खरीदने में नंबर 1 मुल्क बना अमेरिका। भारत चौथे नंबर पर और 5वें स्थान पर पहुंचा सऊदी अरब। रूसी शहर बेलगोरोड पर यूक्रेन के हमले। यूक्रेनी सेना ने 4 ड्रोन हमले किए हैं। हमले में कई घरों को नुकसान पहुंचा। डोनबास में यूक्रेनी स्पेशल फोर्सेस का हमला। अटैक में रूसी जिटेल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम नष्ट हो गया। ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ। अटैक में रूस की होवित्जर गन तबाह हो गई है। यूक्रेन ने हाइमार्स रॉकेट से हमला किया। डोनेस्क में रूसी सेना को बड़ी कामयाबी। कई इलाकों पर रूसी सेना का कब्जा हुआ। मोर्चा छोड़कर भागी है यूक्रेनी सेना। रूसी सैनिकों के कब्जे में लेपर्ड 2A6 टैंक। लेपर्ड सीरीज का सबसे एडवांस टैंक है 2A6। यूक्रेनी सेना पर हमला करके छीना टैंक। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमला हुआ। आतंकवादियों ने सरकारी कर्मचारी की गोली मारकर हत्या की। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी करके शुरू की तफ्तीश। हमलावरों की तलाश में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। राजौरी गोलीबारी की घटना पर महबूबा मुफ्ती ने जताया दुख। मृतक के परिवार वालों के प्रति व्यक्त की संवेदनाएं। पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए इकबाल अंसारी ने मांगी है दुआ। जगत गुरु महंत परमहंस साथ नजर आए। तपस्वी छावनी के महंत परमहंस महाराज बोले, मोदी जी के पीएम बनने के बाद हम दोनों गाजे बाजे के साथ रामलला के दर्शन करेंगे। हनुमान जन्मोत्सव पर आज दिल्ली में शोभा यात्रा निकालेगी वीएचपी। जहांगीरपुरी, नंदनगरी और समेत कई इलाकों में कार्यक्रम होगा। पहले चरण में 69.31% हुआ मतदान। चुनाव आयोग ने अब तक के जारी किए हैं आंकड़े। हांगकांग और सिंगापुर में बैन के बाद मसालों पर भारत सरकार का एक्शन। बिहार में बदमाशों ने डॉक्टर को मारी गोली। समस्तीपुर में रंगदारी नहीं देने पर हमला। सीएम भजनलाल शर्मा के रोड शो के दौरान चला बड़ा हादसा। सीएम की जीप का फटा रेडिएटर, सामने आया वीडियो। बंगाल में 24,640 शिक्षकों की नौकरी रद्द। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी टीएमसी। राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से निजी डॉक्टर से परामर्श की मांग खारिज। इंसुलिन पर मेडिकल बोर्ड करेगा फैसला। TV9 भारतवर्ष से बोले सीएम केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार। एम्स के निदेशक बनाए मेडिकल डॉक्टर्स का बोर्ड। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को लेकर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। आज खत्म हो रही है न्यायिक हिरासत। के कविता की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। आज खत्म हो रही है के कविता की कस्टडी। पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बाबा रामदेव और बालकृष्ण भी कोर्ट में रहेंगे मौजूद। ताजमहल मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। संरक्षण के लिए तैयार विजन डॉक्यूमेंट पर एसआई से जवाब तलब। सलमान खान केस में पुलिस ने फायरिंग में इस्तेमाल बंदूक की बरामद। सूरत की तापी नदी में सर्च के दौरान मिली बंदूक, कुछ बुलेट भी बरामद। रणवीर सिंह ने डीप फेक मामले में दर्ज करवाई एफआईआर। यूपी के बरेली में 5 स्टार होटल में पार्टी के दौरान हंगामा। शख्स को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती, जिससे छत से फेंका गया था। मालगाड़ी के पहियों के बीच बैठकर लखनऊ से हरदोई पहुंचा बच्चा। खेलते खेलते ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी पर चढ़ गया था मासूम। लखनऊ में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने किया एसी हेलमेट का ट्रायल। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और दारोगा ने पहना एसी हेलमेट। जबलपुर के पचमढ़ा मंदिर में खास तरीके से मनाया जाएगा हनुमान जन्मोत्सव। राजस्थान ने मुंबई को 9 विकेट से हरा दिया है। यशस्वी जायसवाल ने ठोका नाबाद शतक। आज आईपीएल में चेन्नई और लखनऊ के बीच होगी टक्कर। और चलिए वक्त हो गया वीडियो ब्रेकिंग का और शुरुआत करते हैं। वीडियो ब्रेकिंग अमेरिका के मिनेसोटा से है, जहां पर एक कार में आग लग गई। जलती कार से ड्राइवर को
लोगों ने किसी तरह से निकाला है। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग, 2 फिलिस्तीनी युवकों ने लोगों को कार से टक्कर मारी है। मशीन गन से लोगों पर फायरिंग की कोशिश भी की गई। तस्वीर आप देखिए, खराब होने की वजह से मशीन गन से हालांकि एक भी फायर हो नहीं पाया। दोनों आरोपी युवकों को इसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब चौथी वीडियो ब्रेकिंग, सीरिया में ऑयल पाइपलाइन में आग लग गई। पाइपलाइन से उठी भयंकर आग की लपटें। ऑयल पाइपलाइन पर इजरायली हमले की आशंका। और अब पांचवी वीडियो ब्रेकिंग, मध्य अफ्रीका के बेंगोई में भयंकर हादसा हुआ है। नदी में बोट के डूबने से 58 लोगों की मौत हो गई। बोट में सवार थे 100 से ज्यादा यात्री। ये तस्वीरें आपके सामने मध्य अफ्रीका की है, जहां पर बेंगोई में ये बेहद ही दर्दनाक और भयंकर हादसा हुआ। और जानकारी सामने आ रही कि इस बोट हादसे में 58 लोगों की मौत हो गई है डूबने से। जानकारी ये सामने आ रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ, जैसे कि आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, 100 से ज्यादा यात्री इस बोट में सवार थे। और इसके बाद अब जानकारी आ रही कि 58 लोगों की मौत हो गई अभी तक। और ये देखिए अगली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने है। चीन के गुआंगडोंग प्रांत में बाढ़ से भारी तबाही मची है। बाढ़ के चलते 4 लोगों की मौत हो गई, 10 लोग लापता हैं। बाढ़ में फंसे 1 लाख लोगों को बाहर निकाला गया है। और देखिए ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, चीन में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रही है। ये देखिए एरियल व्यू आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरीके के बुरे हालात है। 4 लोगों की मौत की भी जानकारी, 10 लोग घायल हुए हैं। ये चीन के गुआंगडोंग प्रांत की तस्वीर। 3 दिनों से पेरिस की सड़कों पर कोहराम मचा हुआ। अफगानी मूल के लोगों का सड़कों पर हंगामा जारी है। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई है। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग है। अमेरिका के वर्जीनिया में एक गोडाउन में लगी आग। गैस लाइन टूटने से गोडाउन में लगी भीषण आग। मीलों दूर तक दिखा आग का धुआं। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग है। मॉस्को के इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में धमाका हुआ। आग की लपटों में घिरा 1200 स्क्वायर मीटर का इलाका। और खोवो जुएवो में भयंकर आग से हड़कंप। मॉस्को में यूक्रेनी ड्रोन के हमले की आशंका। लास्ट वीडियो ब्रेकिंग है। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी आग। घंटों से आग बुझाने की कोशिश जारी है। गाजीपुर साइट से निकलता दिखा धुआं। ग्यारहवीं वीडियो ब्रेकिंग, गाजा में इजरायल का विध्वंसक हमला हुआ है। गाजा के अल तफाह में भीषण एयर स्ट्राइक हुई है। हमास की इमारत पर हमले का दावा है। और अब 12वीं वीडियो ब्रेकिंग, गाजा में आईडीएफ का विध्वंसक हमला। आईडीएफ ने अपना ग्राउंड ऑपरेशन और तेज कर दिया। आईडीएफ ने हमास के टनल को आईडी से उड़ा दिया। तेरहवीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, गाजा में आमने सामने आईडीएफ और हमास। इजरायली फोर्स के अंधाधुंध फायरिंग, हमास के ठिकाने को घेरकर हमला किया गया। हमास के लड़ाके चुन चुन कर मारे गए।
अब 14वीं वीडियो ब्रेकिंग। इजराइल के यरूशलेम में आईडीएफ पर हमला हुआ है। हमास के समर्थकों पर आईडीएफ ने फ्लेयर्स के जरिए हमला किया है। शुआफात शरणार्थी शिविर चौकी के पास भिड़ंत हुई है। यरूशलेम में भी आईडीएफ का ऑपरेशन क्लीन। पंद्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग। बर्फ में रूसी जवानों की वॉर ड्रिल। हाईटेक हथियारों के साथ जंगी तैयारी। यूक्रेन जंग के बीच रूसी जवानों की ट्रेनिंग। और देखिए, रूस के मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई है। वोरोनिश में इलेक्ट्रोकेमिकल प्लांट में आग लगी। 3000 स्क्वायर मीटर तक यह आग फैली। Склада нашему пизда. Что-то жуткое. इधर खार्किव में रूस का MLRS से हमला। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। रूसी हमले से यूक्रेनी फोर्स में खलबली मच गई है। जर्मनी में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली गई। रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हो गई। उन्नीसवीं वीडियो ब्रेकिंग। ब्राजील में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है। अवैध खनन माफिया के खिलाफ एक्शन की मांग। सरकार से अधूरे वादे पूरे करने की मांग। पारंपरिक डांस के जरिए जताया गया विरोध। वहीं इटली में सरकार के खिलाफ महिलाओं का विरोध। गर्भपात विधेयक में संशोधन का विरोध किया गया है। गर्भपात के अधिकार की रक्षा के लिए प्रदर्शन।